नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों आज मैं लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 9th लेके आया, जो हमारा चैप्टर चल रहा था दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जब आप देखेंगे तो आपके NCERT की जो बुक दे रखी है उसके अंदर में कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं और उन फूड आइटम्स में द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम वो कहते हैं जो अलग अलग खाना से जो अलग अलग चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स। तो ये जो भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उसको हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। यानी किस खाने से कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में मिलता है। तो ये सारी चीजें एक डायग्राम के माध्यम से दे रखी है। तो वो डायग्राम पहले वो डायग्राम करेंगे, फिर हम एनिमल हस्बेंड्री को डिटेल में करेंगे। देखिएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि किन चीजों से कितना न्यूट्रिएंट मिलता है, किस चीज को खाने से आपको विटामिन ज्यादा मिलेगी, किसको खाने से फैट ज्यादा मिलेगा। देखेंगे यहां मैंने लिख दिया एनिमल प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन इट, जैसे और लिख दिया फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल, वाटर, विटामिन, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सो मिल्क, स्पेशली बात हो रही है, ये जो मिल्क है किसका बेटा, काऊ का। जब मिल्क आप देखोगे तो उसमें फैट का कंसंट्रेशन होता है 3.60% होगा, प्रोटीन होगा 4.0, शुगर 4.5, मिनरल 0.7, वाटर 87.20। देखिएगा मिल्क में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है बेटा, वाटर। ध्यान रखिएगा 87.20, इसीलिए इसको मार्क किया है, आप भी मार्क कर लें। और कुछ एक विटामिन पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल B1, B2, B12, D और E। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर में इसीलिए पूछा जाता है बेटा, जब आप एग खाओगे तो नो डाउट प्रोटीन तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट इन चारों में से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट जो हमारे चारों प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, इसमें से सबसे ज्यादा फैट जो होता है वो अंडे खाने से होता है। इसका मतलब मैं अंडे बहुत खाता हूं, ठीक है। एग फैट कितना है बेटा, 12%, प्रोटीन कितना है 13%, शुगर कंटेंट नील, मिनरल्स 1.0% यानी 1%, वाटर कंसंट्रेशन यहां भी देखिएगा 74% होता है। और कौन कौन सी विटामिन मिलेगी, B2 और D। आपको याद क्या रखना है, एग में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या बेटा, प्रोटीन तो है ही 13%, लेकिन इन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो इसमें अगर फैट की बात करें कि इन चारों में से फैट सबसे ज्यादा किसमें होगा, मिल्क में, एग में, मीट में, फिश में, तो सबसे ज्यादा फैट कंटेंट जो होता है वो एग में ही होता है, इसीलिए इसको मार्क किया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आया मीट में कंसंट्रेशन ऑफ फैट 3.60, प्रोटीन कंसंट्रेशन अगर देखोगे यानी मीट जब आप खाओगे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन 21.10%, शुगर नील, मिनरल 1.10, 74.20% होगा वाटर का। और कौन कौन से विटामिन पाए जाएंगे, विटामिन B2 और B12। नाउ फिश, मूविंग टू द फिश में अगर बात करें फैट की तो काफी कम होता है, इसीलिए जो साउथ इंडियंस होते हैं वो फिश खाते हैं, काफी पतले होते हैं क्योंकि फैट उनमें ज्यादा नहीं होता है। प्रोटीन 19.0, ओके, प्रोटीन कंटेंट भी फिश में ज्यादा है, शुगर नहीं है, मिनरल्स 1.30, वाटर 77.20। यहाँ पे एक टर्म दे रखा है नियासिन जो होता है ये बोला जाता है विटामिन B3 को, नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। तो नियासिन आपको कैसे मिलेगा बेटा, फिश को खाने से मिलेगा, और D और A विटामिन भी आपको इससे मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन द NCERT कि किन फूड पार्टिकल से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, उनके परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक में, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान से सुनिएगा, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जहां पे ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले तो ये ध्यान रखिएगा ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है
जहां पे हम क्या होते हैं, किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को पालते हैं, ऑब्वियसली बेटा शेर को नहीं ले आकर पालेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स को वहां क्या करेंगे बेटा, फीड करेंगे, रियर करेंगे या फिर ब्रीड करेंगे, उनकी डिजीज कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किस लिए करते हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली एक साइंटिफिक मैनर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या लाइफ स्टॉक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, रेज करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर काऊ की बात कर लें, काऊ से हमको क्या मिलेगा बेटा, मिल्क मिलेगा। गोट की बात कर लें, गोट से भी मिल्क मिलेगा, लेकिन वहां से गोट से मीट भी मिलता है। तो बेसिकली जब कभी भी हम लोग रेज कर रहे हैं, रेज मतलब उगा रहे हैं, रेज मीन्स होता है उगाना, तो उसी तरह से जहां हम पाल रहे हैं, रेजिंग मीन्स वेयर वी आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग दैट what domestic animals in order to get more and more products from them, then this type of management is called as क्या बेटे बेटा एनिमल हस्बेंड्री। सो नोट डाउन करिएगा, एनिमल हस्बेंड्री is the scientific management of domestic animals, जहां पे हम साइंटिफिकली मैनेज करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को in an efficient manner to obtain, क्या ऑब्टेन करने के लिए, फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, टू ऑब्टेन फूड कॉमा फूड भी लिख सकते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। तो हम लोग बेसिकली अगर बात करेंगे काऊ को, बफेलो को बेसिकली किस चीज के लिए पालते हैं बेटा, मिल्क के लिए, फिर उसी से हम लोग निकाल सकते हैं बटर, फिर उसी से हम लोग निकाल सकते हैं कर्ड, चीज, ये सारी चीजों के लिए। तो जब कभी भी आप क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को रेज कर रहे हो, उसको पाल रहे हो, बेसिकली इन ऑर्डर टू गेट द फूड्स एज वेल एज द अदर प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम दिस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हेन की बात कर लेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, मीट मिलेगा, एग मिलेगा। तो यही है, अदर प्रोडक्ट्स में मिल्क, बटर, कर्ड, या फिर एग भी हो सकता है, मीट भी हो सकता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी अदर प्रोडक्ट्स में, आप लिख सकते हैं। सो यहां पे बेसिकली किया क्या जाता है, देखिए यहां पे जो जानवर होते हैं उनको प्रॉपर फीडिंग की जाती है। फीडिंग का मतलब होता है बेटा, उनको हम लोग प्रॉपर डाइट में खाना देते हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, जो फूडर हम लोग ग्रो करते हैं, बरसीम और सीम जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, फूडर क्रॉप्स को हम लोग, ओट्स को, इन सबको ग्रो करते हैं, इनको खिलाते हैं ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। क्योंकि चैलेंज क्या है जरा सुनिएगा, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, उसी तरह से बेटा क्या होगा बेटा, डिमांड बढ़ेगी, किसकी, मिल्क की, मिल्क प्रोडक्ट की, मीट की, एग की। तो जैसे जैसे आपका ह्यूमन प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के साथ साथ में आपको किसको रेज करना पड़ेगा, लिविंग स्टॉक को रेज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग आसानी से क्या कर सके बेटा, हम लोगों को आराम से मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीजें मिल सकें। सो ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी तरह से आपको क्या करना होगा बेटा, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को भी, यानी बेसिकली हम बात करें लाइव स्टॉक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, रियर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनका भी पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी क्या होगा बेटा, आधी पॉपुलेशन खा ही नहीं पाएगी, ठीक है, उसको मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ना उसको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, ना फैट मिलेगा, ना मीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो होगा क्या, उसको बहुत सारे डिजीजेज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोगों को लाइव स्टॉक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या डोमेस्टिक एनिमल्स की भी पॉपुलेशन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम बेसिकली अगर बात करें तो ये
जो एनिमल हस्बेंड्री होता है यहाँ पे हम 3 चीजें करते हैं। एक तो पहले उसको हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे बेटा, फीड करेंगे, और उसके बाद एक प्रोग्राम चलता है दैट इज ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जहां पे सपोज करिए एक हमारी वाइल्ड वेराइटी है, मतलब इंडियन वेराइटी है, जो बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब वो दूध कम दे रही है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट है। लेकिन एक वेराइटी है जर्सी, जो तुरंत डिजीज बीमार हो सकती है, लेकिन उसमें लैक्टेशन या दूध बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है। तो आप क्या करते हैं, दोनों को पकड़ा, दोनों का जीन लिया, अपनी वाली का भी और जो आपकी विदेशी है जर्सी उसका भी लिया। फॉर एग्जांपल साहिवाल ले लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस कर दिया तो बेटा जी क्या होता है, इन दोनों का जो डिजायरेबल कैरेक्टर होता है, जैसे अगर बात करेंगे भैया साहिवाल में डिजीज रेजिस्टेंट था, मिल्क कम था, लेकिन जर्सी मिल्क ज्यादा था, डिजीज रेजिस्टेंट कम था, दोनों को क्रॉस कर दिया तो एक न्यू वेराइटी बनी। और वो न्यू वेराइटी जो होगी वो बेटा उसके अंदर में डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और साथ साथ में लैक्टेशन भी बढ़ जाएगा, दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स अपने बच्चे में चले जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रीडिंग। तो पहला तो फीडिंग, फिर क्रॉस ब्रीडिंग और फिर डिजीज कंट्रोल। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो लिख लीजिएगा एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होगी। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट, क्या क्या खिलाएंगे। सेकेंड, जैसे मैंने बोला ब्रीडिंग, जहां पे हम ब्रीड कराएंगे ताकि नया कैरेक्टर्स डेवलप हो पाए, यूजफुल कैरेक्टर्स डेवलप हो पाए। फिर बेटा जी डिजीज कंट्रोल करेंगे कि भैया कोई डिजीज आपकी कैटल को ना हो जाए। फिर एनिमल बेस्ड जो फार्मिंग है, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री इज एनिमल बेस्ड फार्मिंग, इसके अंदर में किसको आप रियर कर सकते हैं, तो बेटिए कैटल में आ जाएगा काउ बफेलो, गोट को कर सकते हो, सीप को कर सकते हो, पोल्ट्री मतलब हैन कर सकते हो, फिश फार्मिंग कर सकते हो। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स, यानी कि इसके अंदर में आप क्या क्या कर सकते हो, किसको ग्रो कर सकते हो। तो यहां पे बेटा सबसे पहले किसको ग्रो करते हैं, कैटल को। कैटल में आ जाएगा आपका काऊ, बफेलो, फिर गोट को रियर कर सकते हो, पाल सकते हो, फिर फिश को भी कर सकते हैं, फिर किसको कर सकते हैं, सीप को भी कर सकते हैं, फिर हैन और चिकन जिसको पोल्ट्री कहते हैं, हैन को या कॉक को बेसिकली पालते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आती हैं किसमें, एनिमल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री में। सो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड करेगा पोल्ट्री यानी हैन को जहां पालते हैं मुर्गी को फॉर द अंडा और मीट के लिए, कैटल काऊ और बफेलो, गोट, फिश, सीप एटसेट्रा। नोट डाउन करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहां दे रखे हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज, जो हम चीज पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री में, दैट इज कैटल फार्मिंग। सुनिएगा, कैटल फार्मिंग बेसिकली कैटल फार्मिंग का मतलब ही है, ये एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जहां पे हम साइंटिफिकली मैनेज करते हैं किसको बेटा, किसको, कैटल्स को, काऊ और बफेलो को। बेसिकली किस चीज के लिए बेटा जी, काऊ का मेल वर्जन भी होगा और बफेलो का भी मेल वर्जन, ध्यान रखिएगा। काऊ और बफेलो को जहां पे हम लोग साइंटिफिकली मैनेज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या बेटा, मिल्क, मीट और एनीथिंग एल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटल फार्मिंग। तो ये लिख लीजिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कैटल, जहां पे हम साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कैटल को। कैटल के अंदर में आ जाएगा बफेलो और काऊ, ओके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कैटल दैट इज काऊ और बफेलो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मीट। देखिए बेटा मैंने मिल्क और मीट क्यों लिखा, इस पे भी राज है कि देखिए कई कंट्रीज के अंदर में बीफ अलाउ है, यानी कि
काऊ और बफेलो का जो मीट होता है वो बहुत सारी कंट्रीज में लोग खाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्रो करते हैं कैटल को, काऊ और बफेलो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मिल्क। उससे आपको क्या मिलेगा? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। आपका जो पनीर हो गया, खोया हो गया, जो भी आप जितनी भी चीजें लिख सकते हैं, चीज हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीजें, और मीट। तो यहाँ पे बेसिकली कैटल फार्मिंग के अंदर में आपको याद रखना है काऊ और बफेलो। पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग क्या हो सकता है, देख लेते हैं। पर्पज, किस लिए आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, सुनिएगा। पहला तो मैंने लिख दिया है, इन ऑर्डर टू गेट मिल्क, तो पहला फॉर गेटिंग मिल्क। दूसरा भी लिख दिया है, कभी कभार किसी किसी कंट्रीज में इनका मीट भी खाया जाता है, तो सेकेंड फॉर गेटिंग मीट। नेक्स्ट थर्ड वन, अब सुनिएगा, जब कभी भी आपके बेसिकली अगर बात करें, इरिगेशन जब कराया जाता था पुराने जमाने में या अभी भी कराया जाता है, इसके साथ साथ में जो प्लगिंग कराई जाती है, खेतों के अंदर में जुताई की जाती है, तो बेटा बुलॉक्स इज द मेल वर्जन ऑफ काउ, जो बेसिकली जो काफ होता है बड़ा होके ऑक्स और बुल में कन्वर्ट होता है, दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्लगिंग। प्लगिंग मतलब खेत की जो जुताई होती है उसके अंदर में भी यूज किया जाता है बेटा, कौन? ये क्या बोलेंगे इसको, ऑक्स। सो याद रखिएगा, यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो जाएंगे कैटल? यूज्ड फॉर प्लगिंग। प्लगिंग मतलब खेत की जुताई, या प्लगिंग या इसी को टिलिंग भी कहते हैं, प्लगिंग और टिलिंग ऑफ फील्ड्स। जो आपके मैदान की जुताई होगी उसके में भी मदद करते हैं आपके कैटल। साथ साथ में जो लास्ट पॉइंट है, देखिए बुलॉक कार्ट, सुना है ना, बुलॉक कार्ट। और बेटा बैलों के कंधे पे बहुत सारा सामान रख के और ले जाते हैं, एक जगह बैलगाड़ी पे रख दिया, और वो बैलगाड़ी कौन ढोता है? बुलॉक। सो बुलॉक कार्ट के अंदर में आपका क्या होगा? बुल होता है, और ये बेसिकली यूज होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये किस चीज में मदद कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहा है। सो लिख लीजिएगा, बुलॉक कार्ट में भी यूज होता है बुल्स, बुलॉक कार्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो याद रख लीजिएगा, यह है कैटल फार्मिंग का पर्पज। पहला तो बेटा उससे आपको मिल्क मिलेगा, और मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप लिख सकते हैं, फॉर गेटिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर में आपका आ जाएगा चीज, बटर, कर्ड एक्सेट्रा लिख लेंगे आप। फॉर गेटिंग मीट ऑल्सो। थर्ड, जो प्लगिंग करनी होती है, खेत की जुताई होती है, उसमें भी आपका ऑक्स मदद करता है। और बुलॉक जो होता है, बुलॉक कार्ट को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ समथिंग। नोट डाउन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैटल जो हमने लिखा है, इनका साइंटिफिक नेम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कैटल दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटल जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन यहाँ साइंटिफिक नेम भी आप याद कर लीजिएगा। तो दो प्रकार के कैटल हमने पढ़े, एक है काऊ और दूसरा क्या बेटा? बफेलो। काऊ का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं बेटा जी बॉस इंडिकस, BOSS नहीं, ओनली वन एस, BOS, बॉस इंडिकस। यानी जो इंडियन काऊ होती है उसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस, ओके। क्या बोलेंगे उसको? बॉस इंडिकस। और जो बफेलो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉस बुबेलिस, बॉस बुबेलिस। तो ये दोनों क्या बेटा? ये दोनों जो है क्या बेटा जी? साइंटिफिक नेम। क्या है बेटा जी? साइंटिफिक नेम। देखिए जैसे हम अपनी बात करें सीधी, देखिए मेरा नाम है, घर का नाम है पोंगल, ठीक है, तो घर वाले या दोस्त मित्र मुझे पोंगल के नाम से पुकारते होंगे, लेकिन जो मेरा यूनिवर्सल नेम है जिसे मेरी पूरी दुनिया जानेगी, दैट इज द सौरभ, वो मेरा साइंटिफिक नेम है।
तो उसी तरह से गाय, गाय तो कॉमन गाय है भैया, एक गाय तो इंग्लैंड में भी हो सकती है, गाय इंडिया में भी हो सकती है। तो जो इंडिया में काऊ पाई जाती है उसका साइंटिफिक नेम दे दिया बॉस इंडिकस। अब कहीं भी कोई भी गाय की प्रजाति है पूरे इंडिया में, छोटी मोटी बड़ी, वो क्या कहलाएगी? बॉस इंडिकस। बफेलो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉस बुबेलिस। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बोथ दिस कैटल। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं कैटल फार्मिंग की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सुनिएगा, पहला, अच्छा, जब सुबह सुबह उठते हो, कहीं आपके पास के आपके घर में दूध नहीं है, तो पापा कहते हैं बेटा चाय बनानी है, तो कैसे बनाए? दूध तो है ही नहीं। तो कहेंगे अच्छा बेटा जाओ पास वाली डेयरी से 1 लीटर दूध ले आओ। तो डेयरी क्यों कहते हैं? वाई ही इज कॉलिंग इज अ डेयरी? क्यों कह रहे भैया, क्यों कह रहे बताइए? तो सुनिएगा, डेयरी एनिमल्स जो होते हैं या उन्हीं को बोला जाता है मिल्च एनिमल्स, जहां पे हम कभी भी किसी एनिमल्स को पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं। रियर मीन्स पालना होता है। रियर कर रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर गेटिंग मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट उससे मिले, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिल्च और डेयरी एनिमल्स। लिख लीजिएगा जरा इसका। सो डेयरी एनिमल्स, या क्या बोलेंगे? मिल्च एनिमल्स। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे? दिस इंक्लूड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। सो दिस इंक्लूड, इसके अंदर में क्या आएंगे? मिल्क प्रोड्यूसिंग, क्या कहेंगे? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। बेसिकली मिल्क जो होता है मेल नहीं प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल। तो याद रखिएगा कौन सी कैटल होंगी? फीमेल कैटल। किसकी? काऊ का हो गया, बफेलो हो गया। फीमेल वर्जन को याद रखिएगा, मेल वर्जन कभी भी क्या होगा बेटा? दैट दूध नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग मिल्च एनिमल और डेयरी एनिमल्स कहते हैं, काऊ और बफेलो की फीमेल वर्जन। नेक्स्ट, सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉट एनिमल्स। सुनिएगा, ड्रॉट मीन्स है बेटा सूखा। क्या होता है? सूखा। अब सूखा का मतलब ये नहीं है बेटा एनिमल है तो ऐसा थोड़ी ना पानी उसके में खत्म हो गया, सूखा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वहां पे क्या होता है? सूखा का मतलब कि वो उनके अंदर में कहीं से भी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होगी, यानी वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जब मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए काऊ का मिल वर्जन, ठीक है, ऑक्स बुल, क्या कहीं मिल्क प्रोड्यूस करता है? क्या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स ही नहीं होती है ना, उसमें वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर बात करेंगे बफेलो, इसके में भी मेल वर्जन, वो भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो जो भी बेटा जी, तो ये नहीं होगा तो किस लिए हम इनको पाल रहे हैं? बेसिकली इनको पालते हैं बेसिकली किस लिए? क्योंकि ये मदद करते हैं एग्रीकल्चर वर्क में। फॉर एग्जांपल प्लगिंग में मदद करेंगे, इरिगेशन में मदद करेंगे, टिलिंग में मदद करेंगे, इन सब चीजों में मदद करेंगे। कौन बेटा जी? आपके ये ड्रट एनिमल्स। तो ड्रट एनिमल्स मतलब सूखा एनिमल्स का मतलब कि उसके अंदर में कहीं से भी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं होगा, मिल्क को प्रोड्यूस करने लायक नहीं होते हैं या मिल्क नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या कहेंगे? जो एग्रीकल्चर वर्क में यूज किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्रट एनिमल्स। सो लिख लीजिएगा, those animals which do not, जो नहीं प्रोड्यूस करेगा, which do not produce milk and used for agricultural work, for example इरिगेशन में मदद करे या फिर प्लगिंग में मदद करे, तो उन सारे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे बेटा जी ड्रट एनिमल्स। क्या बोलेंगे? ड्रट एनिमल्स। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ऑक्स, बुल, एटसेट्रा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें द पीरियड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन पीरियड, एक पीरियड होता है। सुनिएगा, बेसिकली जो हमारे कैटल्स होती हैं वो एक पार्टिकुलर पीरियड तक ही मिल्क देती हैं। तो पहले लिख देते हैं हेडिंग लैक्टेशन पीरियड।
सुनिएगा, बेसिकली जो मिल्क के अंदर में, यहाँ तो नहीं ह्यूमन मिल्क की बात करता हूँ, तो ह्यूमन का जो मिल्क होता है, जो मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है, उसके अंदर में सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। और इसीलिए बोला जाता है जो इनिशियल डेज में, यानी कि इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है उसको हम लोग बोलते हैं, या द प्रोसेस थ्रू विच मिल्क इज इजेक्टिंग आउट फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, हर एनिमल्स की अपनी कैपेसिटी होती है। हो सकता है कि कोई पूरे साल भर दूध दे, हो सकता है कोई 6 ही महीने में क्या हो जाए बेटा, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए। तो जो लैक्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल्स कब तक क्या करेगा बेटा, मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम इट्स मेमरी ग्लैंड, अपने मेमरी ग्लैंड या स्तनों से वो कब तक मिल्क दे सकता है, दैट पीरियड, दैट पार्टिकुलर पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। नोट डाउन कर लीजिएगा। फीमेल कैटल गिव मिल्क, और देखिए कोई भी होगी, अगर वो मैमल्स हैं, मैमल्स, तो वो मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद में, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नूरिशमेंट टू दियर यंग वंस। जो बछड़ा पैदा हुआ है उसके नूरिशमेंट के लिए, वो अलग बात है, उसको हम कम पिलाते हैं, अपने खुद ज्यादा पी लेते हैं। लेकिन जैसे हमारी बात कर लो, हम लोगों में भी क्या होता है बेटा जी, मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर में, और वो मिल्क कौन पीता है? बच्चा, नवजात शिशु। तो वो भी मिल्क, वो बेसिकली कौन पीता है? तो वो नहीं पी पाता है उतना, जो छोटा बच्चा होता है, काऊ का जो काफ होता है, तो हम लोग भी उससे पी लेते हैं। सो फीमेल कैटल, बेसिकली नहीं, हम लोग पीते ही हैं। फीमेल कैटल गिव मिल्क आफ्टर बर्थ ऑफ काफ, इसके बेबी को बोलेंगे काफ, या लिख देता हूं बेबी। द टाइम ड्यूरेशन, सुनिएगा, द टाइम ड्यूरेशन यानी वो समय काल, फॉर विच सी गिव्स मिल्क, और काउ और बफेलो या कैटल लिख देता हूं सीधे, फॉर विच कैटल गिव्स मिल्क, जितने समय के लिए कैटल क्या देता है बेटा, दूध देता है, इज कॉल्ड एज लैक्टेशन पीरियड। सो जितने दिनों तक वो दूध देता है, टिपिकली अंडर अ ईयर, यानी कि 1 साल से कम ही होता है, तो लिख लीजिएगा टिपिकली समय जो होता है वो क्या होता है बेटा, अंडर अ ईयर। मैंने बोला भी कि हो सकता है कोई 6 महीने तक दे, हो सकता है कोई 9 महीने तक दे, हो सकता है कोई 7 महीने पे, तो अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपको ये याद रखना होगा, द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच कैटल गिव्स मिल्क, यानी कितने समय तक वो मिल्क दे सकती है आफ्टर द बेबी बर्थ, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन पीरियड। ओके, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि लैक्टोज यानी कि जो लैक्टेशन होता है इज अ प्रोसेस थ्रू विच मिल्क इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो हम लोग गाय दूहते हैं तो उससे वो कितने समय तक बर्थ के बाद, और यह ध्यान रखिएगा दूध कब प्रोड्यूस होगा, बर्थ के बाद ही होगा, काफ के चाहे ह्यूमन बेबी के बर्थ के बाद ही में ही होता है। सो द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच कैटल गिव्स अस मिल्क इज कॉल्ड एज द लैक्टेशन पीरियड। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब देखिए बेसिकली हमको क्या करना है। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को मुझे फीड करने की जिम्मेदारी है, मुझे नहीं है, ठीक है, वैसे मुझे भी है क्योंकि मैं ही तो पालूंगा। देखिए कोई भी है, अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो रुक नहीं रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी या जो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री में जो आपके रियर करते हैं एनिमल्स को, उनकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा जो मेन पॉपुलेशन है वो भूखे ना सोए, उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल सके बेटा, मिल्क मिल सके, या मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हो वो मिल सके। तो हमारा एक बेसिक जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम लैक्टेशन को बढ़ा सकते हैं।
किस तरह से, यानी कि जो ड्यूरेशन है मिल्क प्रोडक्शन की उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो लिखिएगा पहले हेडिंग, हाउ टू इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन का जो पीरियड है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो बेसिक एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि बेटा जी कोई भी एनिमल्स हो उसको अगर आप प्रॉपर अमाउंट में क्या दोगे, कार्बोहाइड्रेट दोगे, फैट दोगे, प्रोटीन दोगे, सारा मिनरल दोगे, आयंस दोगे, विटामिन्स दोगे, तो उसकी क्या होगी बेटा, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है जब उसको प्रॉपर क्या मिलेगी, डाइट। और जब प्रॉपर डाइट मिलेगी तो बेटा इसीलिए तो कपिला पशुआ आहार। तो क्यों बेटा हम लोग आहार क्यों देते हैं, क्योंकि वहां पे लैक्टेशन क्या होगा, दूध देने की क्षमता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो प्रॉपर डाइट, अच्छा खाना दोगे तो मिल्क भी अच्छा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, दैट इट विल बी प्रोवाइड प्रॉपर डाइट। सो जब आप प्रॉपर डाइट दोगे एनिमल्स को, प्रॉपर डाइट मिलेगा तो लैक्टेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा बेटा, लैक्टेशन विल बी इंक्रीज्ड, लैक्टेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को क्या देना है बेटा जी, प्रॉपर डाइट देना है। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरा मेथड है जिसकी वजह से हम लोग लैक्टेशन को बढ़ा सकते हैं, द सेकेंड मेथड इज क्रॉस ब्रीडिंग। यानी आपको क्या कराना होगा बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग से भी हम लोग किसको बढ़ावा दे सकते हैं, लैक्टेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है उसको समझिएगा। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग, नाम में चुका क्रॉस, तो यहाँ पे टू डिफरेंट स्पीसीज को बेटा क्रॉस किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये नहीं है कि कुत्ते और बैल को क्रॉस कर दोगे, सुनिएगा। हाँ ये है कि जीनस, अगर बात करेंगे घोड़ा है तो घोड़े से ही क्रॉस कराओगे, लेकिन हो सकता है स्पीसीज जो हो गई, एक बाहर की स्पीसीज हो, एक इंडियन स्पीसीज हो, या अगर सीप की बात कर लो तो भी सीप से ही क्रॉस कराओगे। जैसे आपका क्या करा लो बेटा, कोई एक सीप जो इंडियन है उससे करा लो, और एक विदेशी सीप है उससे करा लो, या एक काऊ इंडियन है उसका और एक जो विदेशी काऊ है जर्सी उससे करा लो। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे स्पीसीज क्या हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉसेस होते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लैक्टेशन। किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे। बेसिकली जो एक दो एग्जाम्पल आपके दे भी रखे हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन और बाय क्रॉसिंग एनिमल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। सो लिखिएगा क्रॉस ब्रीडिंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट स्पीसीज आर क्रॉस्ड टुगेदर। लिख लीजिएगा, इन विच क्रॉसिंग इज डन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ओके, और इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग इज डन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो इसको हम लोग समटाइम्स क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइब्रिड्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा,
of spring produced due to hybridization or crossbreeding called as hybrids। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रॉस ब्रीडिंग भी एक ऐसा मेथड है जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ऑब्टेन किया जाता है। सो बेसिकली जो एनिमल्स जिनके अंदर में क्रॉसिंग होगी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में और जो नया एनिमल आता है बन के, वो कहलाता है बेटा हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा जी? हाइब्रिड। नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हम दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और एक एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। तो क्रॉस ब्रीडिंग हमने देखिए क्या किया, इंडिया में हम पहले देखें क्रॉस ब्रीडिंग की गई सीप में, सीप मतलब भेड़ में की गई। देखिए हुआ क्या कि हमारी जो लोकल वैरायटी है, बीकानेर की वैरायटी है सीप की, उसको हम लोग बोलते हैं बीकानेरी एविस। ये जो बीकानेरी एविस सीप होती है, इसके अंदर में उल कंटेंट यानी कि उल जो मिलता है ना, ऊन इससे जो मिलता है वो ज्यादा नहीं मिलता था। तो हमने क्या किया, जो एक अनदर दैट इज द वेराइटी ऑफ सीप जो आपके कहाँ से एक्सोटिक वेराइटी है या फॉरेन वेराइटी है। सो याद रखिएगा, फॉरेन वेराइटी इज ऑल्सो नोन एज एक्सोटिक वेराइटी। तो एक वेराइटी हम लोग लेके आए कहाँ से, आपके स्पेन से, जिसका नाम था मेरिनो रेम्स। इन दोनों को क्रॉस करा दिया तो मेरिनो रेम्स में क्या होता था बेटा, ऊन थोड़ा ज्यादा मिलता था। तो दोनों के को जब कंबाइन किया तो बेटा जो नया प्रोडक्ट या हाइब्रिड बना उसको बोला गया हिसार डेल। क्या बोला गया? हिसार डेल। और हिसार डेल में बेटा इनॉर्मस अमाउंट में ऊन मिलता है। सो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली सुनिएगा। देखिए पहले हमने क्या किया, बीकानेरी एविस, ये जो हमारी कौन सी बेटा इंडियन, बीकानेर में जो सीप पाई जाती है ये है इंडियन वेराइटी। इसको क्रॉस करा दिया किसके साथ में बेटा, मरीनो रैम्स के साथ में, मरीनो रैम्स के साथ में, जो कि स्पेन की वेराइटी है। स्पेन की, ये है इंडियन वेराइटी और ये है स्पेन की वेराइटी। देखिए यहाँ पे जब आप बीकानेरी एविस को देखेंगे, जाके देखिएगा नेट पे सर्च करके, तो बीकानेरी एविस में जो अमाउंट ऑफ वुल प्रोडक्शन बहुत ही कम था। तो यहाँ पे वुल प्रोडक्शन काफी कम था, यहाँ पे वुल प्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा नहीं था, मैं इसको ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो स्पीसीज सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं लेकिन जीनस क्या है, सेम, एक ही जीन के हैं। ये भी सीप है, ये भी सीप है, दोनों सीप है। हाँ, एक इंडियन वेराइटी है, एक एक्सोटिक वेराइटी है, क्योंकि स्पेन वेराइटी बाहर में है तो फॉरेन वेराइटी और एक्सोटिक वेराइटी। ठीक है, अब इन दोनों को जो क्रॉस करते हैं इस प्रोसेस को बोला गया बेटा क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग। इन दोनों को क्रॉस कराया तो जो नया न्यू वेराइटी निकल के आया ये बेटा हिसार डेल। क्या आया बेटा जी? हिसार डेल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। और ये हिसार डेल जो होती है ये क्या करती है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऊल देती है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऊल आपको देगी, यानी कि जो ऊन होगा इससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऊल आपको मिलेगा। नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, इसी में क्रॉस ब्रीडिंग में ही दे रखा है, हमारे जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि भैया देखिए क्रॉस ब्रीडिंग ही दिखा रहे हैं यहाँ भी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक फॉरेन ब्रीड ली, फॉरेन ब्रीड ली या इसी को बोलते हैं एग्जॉटिक ब्रीड लिया।
तो हमने एक फॉरेन ब्रीड या एग्जॉटिक ब्रीड लिया, जैसे आप जानते होंगे जर्सी, आपका ब्राउन स्विस, ये जो होती हैं दीज आर द वेराइटी ऑफ व्हाट काउ। तो फॉरेन ब्रीड है, जैसे हो गया जर्सी एंड दूसरा मैंने क्या बोला, ब्राउन स्विस। तो ये दोनों जो वैरायटी हैं ये फॉरेन वैरायटी है। इनमें क्या है, इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। तो सुनिएगा, जो ये जर्सी होती है या ब्राउन स्विस होती है, इनमें लैक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। लैक्टेशन यानी कि इनके अंदर में मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये लेस रेजिस्टेंट होती हैं, लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे नो डाउट लैक्टेशन यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है जर्सी के और ब्राउन स्विस के केस में बहुत ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, लेकिन इनको डिजीज भी जल्दी लग जाती है क्योंकि ये लो रेजिस्टेंट टू द डिजीज है। अब हमें ये पता चला एक चीज तो अच्छा है बेटा, लैक्टेशन यानी मिल्क बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हमने इसकी ब्रीडिंग करा दी लोकल वेराइटी के साथ में और लोकल ब्रीड के साथ में। तो हमने चूज किया लोकल ब्रीड के साथ में, ठीक है। लोकल ब्रीड में आपका दो हमने जो एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज मैंने नाम भी दे रखा है साहिवाल, और एक और दे रखा है रेड सिंधी, सिंधी गाय होती है उसको। तो लोकल ब्रीड लिया इन्होंने रेड सिंधी एंड साहिवाल। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी जो लोकल वेराइटीज हैं, क्रॉस का साइन यहां बीच में लगा लीजिएगा, ये जो लोकल वेराइटीज हैं इनकी खासियत है ये बेटा लार्ज, या अगर बोले तो मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, यानी इनको आसानी से डिजीज नहीं होती है, लेकिन लैक्टेशन बड़ा कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके अंदर में लैक्टेशन क्या बेटा, मिल्क प्रोडक्शन काफी कम है, लेकिन ये है बेटा जी मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, यानी इनको आसानी से डिजीज नहीं होगी। यहाँ पे बेटा मिल्क आपका बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मिल्क काफी क्या हो रहा है बेटा, कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, दोनों का जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, दोनों का जो अच्छा वाला कैरेक्टर्स है वो आपके तीसरे वेराइटी में आएगा। तो इट विल अंडरगो क्रॉस ब्रीडिंग। मान लो ये जो वेराइटी आई है, इसको मान लो ये था ए वेराइटी, ये मान लो बी वेराइटी, ये सी वेराइटी, तो इसको मैं लिख देता हूं न्यू वेराइटी। न्यू वेराइटी जो आएगी नंबर सी वेराइटी, जो न्यू वेराइटी आएगी, ये दोनों का कैरेक्टर जो कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, वो दोनों आ जाएगा। सो यहाँ पे लैक्टेशन क्या है, ज्यादा, तो इसके अंदर में भी क्या होगा बेटा, लैक्टेशन ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा कि बेटा लेस, देखिए लैक्टेशन ज्यादा लैक्टेशन कम, इन दोनों में से डिजायरेबल कैरेक्टर कौन है, लैक्टेशन, दूध ज्यादा होना चाहिए। फिर लो रेजिस्टेंट टू डिजीज, हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज, तो जो रेजिस्टेंट टू डिजीज होगा ज्यादा, वो भी कैरेक्टर इसके अंदर में आ जाएगा। सो लैक्टेशन ज्यादा और मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज भी आ जाएगा, मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज। सो जो नई वेराइटी डेवलप हुई है उसके अंदर में क्या है बेटा जी, दोनों अब जो वेराइटीज थी उनका जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स था वो आपके न्यू वेराइटी के अंदर में आ जाएगा। और इसी न्यू वेराइटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, एक और नाम से भी बोला था, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिड। तो जो न्यू वेराइटी आएगी इन दोनों से, आपके जो जर्सी ब्राउन स्विस का क्रॉस कराओगे रेड सिंधी या साहिवाल से, तो जो न्यू वेराइटी आएगी उसके अंदर में लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंट टू डिजीज भी पावर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो आई थिंक ये अभी तक जो भी चीजें हमने की है आपको आसानी से समझ में आई होंगी।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर थोड़ा सा पार्ट इसमें हमारा रह जाता है कि किस तरह से हम लोग केयर करेंगे, फूड कौन कौन सा देंगे, डिजीज कंट्रोल करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं इसको काइंडली नोट डाउन करते चलें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप पहली बार हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।